0100, ये BCD नंबर है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एडिशन करना है इसका। कैसे करोगे, बिट बाई बिट, बिट बाई बिट होता है इसमें। 0 को 1 से ऐड किया, 1 0 1 1, यही आंसर है। BCD दिया हुआ है, ये किसी नंबर का BCD है, ये देखो वैलिड BCD है, यहाँ देखो वैलिड है या नहीं है, और ये वाला वैलिड है। हाँ, ये आंसर ये वैलिड है। BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि बिट बाई बिट इसको प्लस कर दो आप, और कुछ नहीं करना आपको, यही बोला एडिशन में। क्यों करें 4 0 क्यों लगाए, कोई फॉर्मेट अपने को स्पेसिफिक दिया ही नहीं है इसने। अगर 4 0 भी है, यही आएगा इसका। अगर अलग अलग करना चाहो तो मान लो कि ये आप ये मान लीजिए डेसिमल में नंबर है, ये 1001 है और ये 100 है, ठीक है, तब तो 4 4 8 4 12 4 16 बिट जाना चाहिए, तब तो 16 बिट जाए, वो तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये बाइनरी है, बोला है इसने पहले ही। अगर उतना आगे सोचो तो पूरा आगे सोचो फिर। ठीक है, सीधा एडिशन करना है, सिंपल क्वेश्चन। 32 क्या है 32 क्वेश्चन? हाँ, 68 माइनस 61 यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट। कल बताया था ये शायद क्वेश्चन, या नहीं बताया? भी ये कह रहा है कि 32 है ना, हाँ, 68 और 61 दिया गया है डेसिमल के अंदर, और इसका 10s कॉम्प्लीमेंट करते हुए आप इसका सब्ट्रैक्शन करो, 68 माइनस 61। जब हमें पता है भी इसका रिजल्ट क्या आना है, 7 आना है, प्लस का या माइनस का? प्लस का, तो प्लस का 7 अपने को कॉम्प्लीमेंट का बोले, चाहे 10s कॉम्प्लीमेंट बोले, 2s कॉम्प्लीमेंट बोले, कैसे ही बोले, जब हमें डेसिमल में दिया गया है रिजल्ट, डेसिमल में जो रिजल्ट आएगा उसी का बाइनरी रिजल्ट आ सकता है, यही होगा ना। अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया गया है तो हम क्यों करें, हम 7 लिखें, 7 यूज करें, डायरेक्ट डेसिमल में रिजल्ट निकाले, उसका बाइनरी लिख दो, रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए? तो इसने आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, BCD लिखा हुआ है, यानी कि पहले इसका BCD यूज करो, वो भी बोला हुआ है, तो यानी कि 4 4 बिट, इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, इसमें 4, इसको 4 में, कितनी बिट होगी, 8 बिट, तो रिजल्ट 7 आ रहा है, 7 यानी कि क्या होता है 1 1 1, इसकी 4 बिट 5 6 7 8, ये रिजल्ट हो गया। वो एक्चुअल में क्वेश्चन जो होगा ना वो आपको कंफ्यूज करेगा कि आप इसमें लॉन्ग मेथड अपनाओ। हाँ, लॉन्ग मेथड क्यों अपनाए, भी हमें पता है 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, और हमें ये बोल या 2 -2 इंटू 2 इक्वल टू -4 होता है, ये मानो, तो पहले हम क्या, अगर ये बोले कि इसका बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन करो, तो पहले हम इसको बाइनरी में करेंगे दोनों को, फिर फाइनल रिजल्ट क्या आना है, बाइनरी में -4 आएगा, तो सीधा -4 करो ना, -4 का बाइनरी लिखो, 1 0 0 0, 4 बिट में लिख दो, जितनी बिट का यूज करना है उतनी बिट का यूज करो, और इसके बाद इसका 2s कॉम्प्लीमेंट करो, 2s कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा, बस सिंपल बात। ठीक है, मेथड वो आप, मतलब कि क्वेश्चन जो है ना वो हमें बोलेगा कि आप लॉन्ग मेथड अपनाओ, लेकिन हमें समझदारी दिखानी है कि लॉन्ग मेथड नहीं लेना है, आंसर तो वही आना है, बाइनरी में भी -4 आना है, जो भी आना है वही डेसिमल में आना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोलो। 33 A 3-digit decimal number required for represent 3 बिट डेसिमल नंबर है, यानी कि ये कह रहा है कि कोई डेसिमल नंबर है, डेसिमल यानी कि जैसे मान लो कि 7 2 1 है, 3 बिट डेसिमल नंबर है, इसको BCD बनाए तो कितनी बिट लगेगी, 4 4 8 4 12, 12 बिट लगेगी, ऐसे है। ठीक है, एक्सेस 3 कोड फॉर 597
बाय, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? एक्सेस 3 कोड है, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4 बिट में देखो 597 है, क्या लिखा है 597, इसका एक्सेस 3 कोड निकालो, यानी कि इसमें 3 प्लस करो, क्या बना 7 3 10, ये क्या बना 9 3 12, 5 3 8, 10 का और इसका अलग अलग बाइनरी लिख दो। 10 का बाइनरी क्या होता है 10 10, 12 का क्या होता है 1 8 4 12, ये बनेगा, और 8 का क्या बनेगा 1 0 0 0, इसे बनेगा। एक्सेस 3 यानी कि 3 एक्सेस करो, उसमें 3 बढ़ाओ, उसमें हर डिजिट में 3 बढ़ाना है। ये थोड़ा सा वो पहले नोट जो लिखवा रखे हैं ना, उसको थोड़ा देख के फिर क्वेश्चन करो आप, फिर आएंगे आपसे। इसके बाद इसमें भी 3 ऐड करने हैं। इसमें ऐड कैसे होगा, इसको डेसिमल बनाओ पहले, चलो ये करते हैं। आफ्टर पॉइंट में क्या दिक्कत है, तो सबसे पहले देखो कोई भी क्वेश्चन करो, देखो कोई भी क्वेश्चन करो तो सबसे पहले कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, मतलब क्वेश्चन को समझना हो, क्वेश्चन को समझो पहले लिखो आप सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करनी है पहले। तो सिस्टम के जो आर्किटेक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो है स्टोरेज प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोसेस, और जो दूसरा पार्ट है कौन सा है, पढ़ा है कभी, आगे आया है, फ्लेंच क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर है उनको 2 कैटेगरी 2 तरीके से डिस्टिंग्विश किया गया। एक तो स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल के बेस पे, और दूसरा है फ्लैंच क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बेस पे, ठीक है। जैसे अपना जो पहला कंप्यूटर जो था कौन सा था, ENIAC था ना, ये जो कंप्यूटर था ये स्टोरेज वाला ही था, ठीक है। तो इसका नाम पढ़ो ध्यान से, स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस, यानी कि इस स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस की जो कैटेगरी बनाई गई थी वो इस बेस पे कंप्यूटर की आर्किटेक्चर बनाया गया था कि कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जब दी जा रही है तो पहले वो क्या करे, उस प्रोसेस जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करे, फिर उसको कंट्रोल करते हुए उसको प्रोसेस करे। तो यहाँ पे स्टोर पहले तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी उसको स्टोर करेगा वो, उसके बाद उस पर वर्क करे इंस्ट्रक्शन वाइज, जो भी सीरीज बन रही है उस सीरीज के अकॉर्डिंग या जो भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उस पर वर्क करे। तो इसके बेस पे क्लासिफिकेशन था। तो जो स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस का जो क्लासिफिकेशन था उसी के बेस पे ही अपना वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर किस टाइप का है, स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस, यानी कि वो स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस पे वर्क करता था, ये वाला वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमैन मॉडल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है।
अब ये जो आर्किटेक्चर था, आजकल अपन जितनी भी फंडामेंटल पढ़ी है, पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा है, तो उसके अंदर भी हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या कि यहाँ पे एक सीपीयू बना देते हैं हम, सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट दे देते हैं, एक तो एक एएलयू दे देते हैं, और एक मेमोरी लिख देते हैं या रजिस्टर लिख देते हैं, ये लिखते हैं। और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस और यहाँ पे आउटपुट, ये लिखते हैं। तो ये वाला जो, और यहाँ पे लिख देते हैं मेमोरी। तो ये वाला जो आर्किटेक्चर था ना, ये वाला आर्किटेक्चर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था। तो इस आर्किटेक्चर के कंपोनेंट क्या क्या हुए? सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, ये इसके कंपोनेंट थे। और सीपीयू के भी इसके अंदर 3 कंपोनेंट बताए गए। सीपीयू के 3 पार्ट थे इसमें, क्या? सीयू, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, ये तो हम फंडामेंटल में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में पढ़ने का कोई रिपीट ही होएगा और कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर स्पेशल क्या चीज़ थी, तो वॉन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर था, वो इसके बेस पे जो कंप्यूटर बना था, वो क्या था? सिंगल या यूनी प्रोग्रामिंग बोल सकते हो, वो यूनी प्रोग्रामिंग था या सिंगल प्रोसेसर। ये क्या था? सिंगल प्रोसेसर। ये जो आर्किटेक्चर था, ये सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर था, यानी कि इसके बेस पे जो भी कंप्यूटर बनाए गए थे वो सिंगल प्रोसेसर थे। और इसके अंदर सिंगल मेमोरी यूज होती थी। सिंगल मेमोरी इन द सेंस सिंगल मेमोरी इन द सेंस कि इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों के लिए एक सिंगल ही मेमोरी थी, अलग अलग कोई मेमोरी का सिस्टम नहीं था इसके अंदर। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपनों से। ठीक है, तो अब ये सिंगल प्रोसेसर था और दूसरा सिंगल मेमोरी इसके अंदर यूज होती थी डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। एक ही मेमोरी थी, वहीं पे डेटा रहेगा, वहीं पे इंस्ट्रक्शन रहेगी अपनी, ये सिस्टम था। और तीसरा इसके अंदर एक मेन पॉइंट है कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था, इसका जो एग्जीक्यूशन साइकिल था, इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन साइकिल है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन साइकिल, वो 3 स्टेप में था। क्या? इंस्ट्रक्शन फेच, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, इंस्ट्रक्शन फेच करने के बाद क्या होगा? उसको डीकोड करेंगे, और डीकोड के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि इसका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल था, उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डीकोड और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ये 3 स्टेप में वर्क कर रहा था कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। ये तो था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये किस पे बेस्ड था? स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस के बेस पे। एक और वही आर्किटेक्चर था, स्टोरेज के बेस पे 3 आर्किटेक्चर थे। एक तो हो गया वॉन न्यूमैन, दूसरा जो था इसी के ऊपर बेस्ड, वो था जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर या जनरल पर्पस सिस्टम,
हाँ, स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसेस के ऊपर एक तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था, एक जनरल पर्पस सिस्टम था, और तीसरा एक और भी था, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, चलो तीनों नाम लिख देता हूँ। ये जो तीन थे, ये तीनों के तीनों स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल के बेस पे था। तो हमें हमेशा याद रखना है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो था वो इसके ऊपर था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल का भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो अब बात है इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जनरल पर्पस के अंदर और सिंगल प्रोसेसर के अंदर बात करें तो सेम स्ट्रक्चर इसी का भी यही था और इसी का भी यही था। मतलब कि वॉन न्यूमैन का और जनरल पर्पस दोनों का बिल्कुल सेम था। बस डिफरेंस इसमें यह था कि जो ये सिंगल पर्पस जनरल पर्पस सिस्टम जो है, इसके अंदर जो बसेस यूज होती थी तो वो एक कॉमन बस यूज होती थी। उस कॉमन बस से सारे डिवाइस जुड़े होते थे, और इसके अंदर कॉमन बस नहीं थी। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर कॉमन बसेस का यूज नहीं होता था। प्रोसेसर जो है वो डायरेक्टली अलग अलग बसेस का यूज करता था। बस समझ रहे हो, डेटा बस अलग थी जहाँ से डेटा जाएगा, एड्रेस के लिए एड्रेस बस अलग थी, और तीसरी कंट्रोल बस होती है तो कंट्रोल बस अलग थी। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या था कि जैसे प्रोसेसर है, ये इस प्रोसेसर ने क्या किया, 3 बस दे दी, इसी बस से तो इनपुट आउटपुट जोड़ दी इसने, ठीक है, जो भी जैसे भी जुड़ना है, और इसी बस से मेमोरी जोड़ दी। यानी कि कॉमन बस सिस्टम यूज करता था जनरल पर्पस। बस इससे ज़्यादा इसमें कोई, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो नहीं है, अपने काम की चीज़ ये है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो की जा रही है। कौन सी बुक? और गैल्विन वाली कितना पढ़ोगे? अपने हम सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे जितना अपने को दिया गया है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम की रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, क्या मतलब है और से? मोर क्लैरिटी इन द सेंस कि अगर आप कोई आगे कोई अच्छा एग्जाम के बारे में सोच रहे हो तब बोल रहा हूँ मैं। आप फिलहाल यही है तो अपने को अपना फोकस रहना चाहिए कंप्यूटर अनुदेशक बस। और उसकी रिक्वायरमेंट ही चाहिए, अपने को वही लगना है, और करना क्या है, कंसेप्ट क्लियर करके हम क्या कर लेंगे। वो फ्री टाइम की बात है, वो फ्री टाइम की बात है। अगर आप गैल्विन की बुक पढ़ना चाह रहे हो तो अगर गैल्विन की बुक अब आपने ओपन करी तो ये मानो कि अब जब तक एग्जाम आएगा तब तक आप गैल्विन भी नहीं पढ़ पाओगे पूरी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कुआं है या सागर है, ठीक है, तो बहुत बड़ा सागर है ये। तो अपने को सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो भी एक लिमिट तक की पढ़ना है। तो अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या दिया गया है, अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अगर बेसिक अनुदेशक की बात करें तो उसमें हमें सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में बोला ही नहीं गया। हाँ, और सीनियर के हिसाब से देखें तो उसके अंदर तो स्पेशल जो टॉपिक्स है वो डिस्क्राइब्ड है। जैसे अभी अपनों ने ऑपरेटिंग सिस्टम किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम में उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, उसमें सीपीयू शेड्यूलिंग दी नहीं है, लेकिन अपनों ने सीपीयू शेड्यूलिंग की है। क्यों किया है? क्योंकि वो सीनियर में दी हुई है। हाँ कर देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल वो भी मिल जाएंगे आपको। कल ही तो कंप्लीट हुआ है, हाँ पहले वाले बैच में भी आज कंप्लीट हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आज शाम को या कल मॉर्निंग में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उसका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर कुछ नहीं है, बस जो सिस्टम जो है पैरेलली प्रोसेस करने लग गया था, कुछ
एक्स्ट्रा चीज़ें या उसके अंदर प्रोसेसर्स जो है वो मल्टीपल डाल दिए गए, ऐसा कंसेप्ट था और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी सिस्टम सारा सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कौन सा है, ठीक है, किस टाइप का स्टोरेज प्रोग्राम कंट्रोल टाइप का है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड है अपने पास फ्लायंस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये समझ में आया? रफ करें। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी रिसेंटली कोई एग्जाम में आया है, इस पार्ट से ही आया है। फ्लायंस क्लासिफिकेशन फ्लायंस क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें क्लासिफिकेशन को, यानी फ्लायंस से कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया था, वो किस बेस पे किया था, तो उसकी बात करते हैं। फ्लायंस ने जो क्लासिफाई किया था वो किया था नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, number of instructions and data are manipulated simultaneously. या पैरेलली, यानी कि पैरेलली या साइमल्टेनियसली कितनी इंस्ट्रक्शन या डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, उसके बेस पे उसने क्या किया था, फ्लायंस ने अपने कंप्यूटर को की कैटेगरी बनाई थी या क्लासिफाइड किया था उनको, ठीक है। तो इसके अंदर उसने क्या दो वर्ड यूज किए थे, एक तो यूज किया था इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, और दूसरा वर्ड उसने यूज किया था डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सीक्वेंस ऑफ रीड फ्रॉम मेमोरी, यानी मेमोरी के अंदर से किस सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जा रहा है, वह कहलाई थी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, ठीक है। डेटा स्ट्रीम operations performed on data, operations performed on data in processor, with data
ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटा इन प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर के अंदर डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उससे कंक्लूड किया था क्या, डेटा स्ट्रीम। ठीक है, तो ये दो वर्ड उसने यूज किए थे फ्लायंस, डेटा स्ट्रीम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। यानी कि अब बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होती है और डेटा स्ट्रीम क्या होती है, और इसके बेस पे कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ था, तो फ्लायंस क्लासिफिकेशन के बेस पे हुआ था। ठीक है, स्टोरेज नहीं हुआ था। ये इतनी चीज़ काम की है, बाकी अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि फंडामेंटल में ये चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, अब फ्लायंस के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर के टाइप है या सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो कौन से हैं। एक नंबर एक तो है SISD, नंबर 2 है SIMD, थर्ड है MISD और फोर्थ है MIMD। ये 4 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर उसने दिए थे, किसके बेस पे, डेटा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के बेस पे, डेटा और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के बेस पे। तो आजकल रिसेंटली ये देखा गया है कि ये जो 4 है इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, फ्लायंस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसके बाद SIMD की फुल फॉर्म है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। MISD का मतलब है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और लास्ट है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इससे रिलेटेड रिसेंटली क्वेश्चन आया था नवंबर के अंदर, नवंबर नहीं दिसंबर था, मैं भी नवंबर दिसंबर के अंदर पंजाब के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्या पूछा गया था कि वैन न्यूमैन जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है, SISD जैसा है, SISD बेस्ड है, SIMD बेस्ड है, MISD बेस्ड है या MIMD बेस्ड है। वो कैटेगरी में तो उसमें आता है, कौन सी में, फ्लूइड वाली में नहीं आता है, किस में आता है, नहीं, किस कैटेगरी में है वो, ये तो फ्लूइड वाली स्टोरेज बेस्ड जो क्लासिफिकेशन उसी में है, वो उसी को फॉलो कर रहा था। तो उसमें एक चीज लिखाई थी मैंने अभी, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, और जो SISD है ये भी सिंगल है, सिंगल प्रोसेसर, सिंगल या यूनि प्रोसेसर, सिंगल प्रोसेसर या यूनि प्रोसेसर आर्किटेक्चर है ये। तो हमारा वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है वो SISD है, सिंगल प्रोसेसर है। ठीक है, ठीक है, तो जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो SISD में आता है। क्यों, क्योंकि ये भी सिंगल प्रोसेसर है, वो भी सिंगल प्रोसेसर है, इसलिए ये याद रखना, ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है यहाँ से।
और SIMD जो है ये है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या है? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग। और MISD कौन सा है? पाइपलाइन कंप्यूटर जो होते हैं ना, पाइपलाइन। पाइपलाइन कंप्यूटर इन द सेंस कि पहले एक इंस्ट्रक्शन जाएगी पाइपलाइन की तरह, जैसे पाइप में से पानी निकलता है ना, उस तरीके से 1 बाय 1 काम करेगा वो, उस टाइप की है ये। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन तो आएगी, सिंगल डेटा सिंगल बनेगा उससे। इंस्ट्रक्शन आई यानी कि हमारे पास क्या है, बहुत सारा डेटा आया, अब वहां से सिंगल डेटा निकलेगा एक तरह से। पाइप में से क्या बहुत सारी साइड से पानी आ सकता है या बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, ठीक है। तो वो यही है ना मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इसके बाद है MIMD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ये मल्टी प्रोसेसर, क्या है ये? मल्टी प्रोसेसर। ये बिल्कुल भी हम पढ़ तो सिस्टम आर्किटेक्चर रहे हैं, बट ये उसका थोड़ा सा फंडामेंटल है, ठीक है। ये चीज़ हम कंप्यूटर फंडामेंटल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है लगभग। ये वर्ड्स आजकल काफ़ी देखने को मिले हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये याद होने चाहिए अपने को। तो अब ये जितने भी अपनों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़े हैं, सबके अंदर कंप्यूटर के कंपोनेंट यानी कि कंप्यूटर का डिज़ाइन है, किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो और कैसे कैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, इसीलिए है वो, यही है। तो अब हम उसमें हमने इनपुट डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल में सारे पढ़ चुके, आउटपुट डिवाइसेस सारे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और कौन से हैं? CPU है, पढ़ चुके हैं। मेमोरी है, वो सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उसकी डिटेल में अभी तक नहीं गए। डिटेल में जैसे कि वर्चुअल मेमोरी कंप्लीटली क्या होती है वो अभी तक अपने नहीं पढ़ा, ठीक है। वहाँ से डेटा किस तरीके से एक्सेस होगा, किस तरीके से वो स्टोर करिए, वो चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ी अभी तक, तो वो तो इसमें पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। वो जो सिस्टम है वो जुड़े हुए तो है आपस में, इस तरीके से इसने बता दिया भी यहाँ पे कॉमन बस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कैसे भी कर रहे हैं, जो भी है किस तरीके से इक्विपमेंट जुड़े, लेकिन वो एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन किस फॉर्मेट में लेंगे, ये चीज़ें अभी अपने को पढ़नी है। CPU काम क्या करता है ये पढ़ लिया। CPU के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है कि इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, जो भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना, जितने भी उसमें डिवाइसेस लगे हैं उनको कब किस डिवाइस को एक्टिवेट होना है वो कंट्रोल करना, सारा काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का। ये हमने पढ़ लिया। अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट का काम क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का काम है कि जितने भी लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको करना, ये पढ़ा है। तो अब बात यह है कि हमने वो काम तो वो कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी तो होता है ना। वो जो उनको इंस्ट्रक्शन देने का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा, और हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन है क्या, वो भी तो नहीं पढ़ा अपनों ने अभी तक। तो अब जो नेक्स्ट अपना जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक है वो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। तो लिखो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, ये बोलते हैं, ठीक है। और वैसे इसकी बुक में अगर कोई डेफिनेशन मिलेगी तो वो ये मिलेगी अपने को कि सीरीज ऑफ बिट्स, ये भी बोल देते हैं। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन बनेगी, मान लो अपनों ने कोई कमांड दी कंप्यूटर को, तो वो फाइनली वो किस में कन्वर्ट होएगी? मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी तभी तो कंप्यूटर समझेगा। तो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है? 01 की जो स्ट्रीम आ रही है वही है बिट की, तो स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें कंप्यूटर की जो इंस्ट्रक्शंस है इसका एक फॉर्मेट है फिक्स, उस फॉर्मेट में वो वर्क करती है। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है। उसके अंदर एक सिंगल बिट तो होती है मोड के लिए। मोड क्या होता है वो अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। एक उसके अंदर होता है ऑप कोड पार्ट और दूसरा होता है ऑपरेंड पार्ट। ऑप कोड जो है ये बना है ऑपरेशनल कोड से। ऑपरेशनल कोड से। ऑपरेशनल कोड का मतलब कि क्या ऑपरेशन करना है। इंस्ट्रक्शन के अंदर हम देंगे ना, सपोज करो मैंने लिखा 2 + 9, तो ऑपरेशन क्या है एक्चुअल में? प्लस करना है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहा है प्लस करना है, तो प्लस के बारे में जानकारी यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी कि डेटा, डेटा ये नहीं है 2 और 9 यानी कि डेटा। अब जो डेटा है ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि यहाँ डेटा लिखा हो, ठीक है। और ये डेटा ये भी हो सकता है कि कोई मेमोरी की लोकेशन दे दी कि इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा पड़ा है वो उठा लो, यानी कि यहाँ एड्रेस भी हो सकता है। इट कुड बी एड्रेस, इट कुड बी डायरेक्ट डेटा। तो ऑपरेंड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डेटा भी हो सकता है या एड्रेस ऑफ डेटा। तो अगर वहां डेटा है या एड्रेस है ये कंप्यूटर को तो पता नहीं चलेगा, सीपीयू को पता चल जाएगा क्या डायरेक्ट भी ये डेटा है या एड्रेस है। इसके इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो डेटा है या एड्रेस है, इसीलिए मोड बिट होती है यहाँ पे साथ में। तो मोड बिट क्या बताती है कि जो डेटा है उसकी लोकेशन क्या है, यही डेटा है या यहाँ पे एड्रेस है, ये चीज। हाँ बिल्कुल, यानी कि वो ये बताया कि अगर एक स्टैंडर्ड पूछो तो ये मोड जो ये बताएगा हाउ ऑपरेंड आर लोकेटेड। ऑपरेंड आर लोकेटेड। ऑपरेंड किस तरीके से लोकेटेड है, डेटा है वहां पे या कुछ एड्रेस है, ये इसकी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानो तो एक सिंगल लाइन में यही है। ऑपरेशनल कोड है पता चला, ऑपरेंड है वो पता चला। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं कि मान लो कि हम ये बोल देते हैं कि हमारा जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो 32 बिट है या 64 बिट है या 8 बिट है या 12 बिट है, जो भी है, वो किस बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं? प्रोसेसर भी कैसे पता चलेगा कितने बिट है? ये कहीं किसी चीज़ पे तो बेस्ट होगा। ये जो है ना कितने बिट का अपना सीपीयू है ये डिपेंड करता है इस पे, ऑप कोड पे। मैंने ये कहा कि मेरा सिस्टम जो है वो 8 बिट है, मान लो मैंने ये कहा मेरा सिस्टम जो है वो 8 बिट है। इस 8 बिट सिस्टम का मतलब कि ऑप कोड के लिए मेरे पास सिर्फ 3 बिट है। 8 बिट का मतलब कि मेरे पास ऑप कोड के लिए 3 बिट है, यानी कि मेरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ 8 ऑपरेशन कर सकता है। 2 की पावर 3 कितना होता है?
8, उसके बेस पे ये भी मेरा सिस्टम 8 ऑपरेशन कर सकता है, तो 8 अलग अलग ऑपरेशन करेगा। ऐसे मानो कि वो 8 अलग अलग ऑपरेशन करेगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट का अपने तरह काम का नहीं है। भी मैंने ये कहा मेरा सिस्टम 8 ऑपरेशन कर सकता है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मोड मल्टीप्लाई, और बोल दो कोई मान लो वैसे लिख दो अंडररूट ये एंड और कितने हुए 3 4 4 8 हो गए। तो इसके लिए मैंने क्या किया 3 बिट ये दे दी, क्योंकि वो तो 0 1 समझेगा। तो अब ऑप कोड के अंदर मैं कितनी बिट दे सकता हूं 3 बिट। तो 3 बिट के अकॉर्डिंग मैं कितने ऑपरेशन अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकता हूं 8 ऑपरेशन ही कर सकता हूं, 8 ही कर सकता हूं ना। तो इसके बेस पे बताते हैं कि वो अपना सिस्टम कितने बिट का है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो कोड जाएगा वो इनमें से कोई जाएगा। जैसे मेरे को प्लस करना था, तो प्लस करना था तो उसके लिए मैं क्या प्लस कहाँ पे है इस पे, यानी कि ये तीनों बिट में 0 रखूंगा तो वो प्लस करेगा। यही चीज अपनों ने जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी तब मैंने बताई थी क्या कि मशीन लैंग्वेज जो है वो सिस्टम डिपेंडेंट है, बताया था ना। मशीन लैंग्वेज